जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 100 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वाली पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए आज 100वां सेट का पहला प्रश्न है कि आप में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ठीक, यानी कि कौन सा तत्व है जो कि कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित यानी तत्व है यहाँ। ये तत्व में कौन सा हो जाएगा, तो यह जाएगा टेक्नीशियम हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेक्नीशियम। देखिए टेक्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपको 43 होता है। ठीक, अब देखिए इसे खोजा कब गया था, यानी कि कृत्रिम रूप से संश्लेषित कब किया गया था, इसे 1937 ईस्वी में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है। यानी कि सामान्य ताप पर यानी जनरल जो यानी कि कमरे के तापमान रहता है जो यानी कि रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य तापमान पर जो है ना कौन सा ऐसा तत्व है जो कि द्रव के रूप में, देखिए द्रव में रूप में दो तत्व रहता है। ठीक, एक आपको रहता है पारा, एक रहता है आपको ब्रोमीन। ठीक, यानी कि अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन, अधातु में पूछेगा तो पारा यानी कि मरकरी, इसी को कहते हैं मरकरी। ठीक, तो ये देखिए ऑप्शन में देखिए आपको ब्रोमीन दिया तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक, जैसे देखिए सीजियम हो गया, देखिए सीजियम, रुबिडियम हो गया, गैलियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। ये सब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर से ना थोड़ा सा टेम्परेचर पर जो है ज़्यादा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम है, यानी कि सुमेलित इसको करना है। देखिए रेडियम की खोज किसने किया था, तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, देखिए पेंसिलिन की खोज किसने किया था, पेंसिलिन जो है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, एक्सरे की तो एक्सरे के डब्ल्यू के रॉन्टजन ने किया था, तो 4 मिल गया। चेचक का टीका किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए का देखिए 2 और बी का 1 और सी का 4 डी का 3। ये किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। ठीक, यानी कि पृथ्वी जो है ये अपने कक्ष पर कितना स्पीड से घूमती है, तो ये लगभग 4400 किलोमीटर प्रति आवर की गति से घूमती है। तो इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, देखिए तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते। देखिए क्या होता है कि हम जो है ना, देखिए पृथ्वी जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक ना, इस पर एक छोटा सा चीज़ हम मौजूद है। ठीक, तो ये पृथ्वी कितनों गति करेगा तो इसका अपेक्षा क्या होता है, हमारी गति क्या होता है, शून्य होता है। ठीक ना, तो इसी कारण से हम इस गति को अनुभव नहीं कर पाते। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि अपने कक्ष पर पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होती है, शून्य होती है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है। ठीक, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो यानी कि जी अब क्या हो गया, यहाँ पर लुप्त हो गया। ठीक, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल डायरेक्ट लुप्त हो गया तो गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका भार जो हो जाएगा ना, वस्तु का भार डब्ल्यू बराबर एम जी क्या हो जाएगा, ये भार आपका शून्य हो जाएगा। ठीक, यानी गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो गया तो भार इसका क्या हो जाएगा, आपको शून्य हो जाएगा। और इसके जो है आपको द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए द्रव्यमान पर इसी कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा कि द्रव्यमान का जो है ना प्रत्येक जगह पर द्रव्यमान जो है ना हमेशा सेम ही रहता है। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रित किया जाता है। ठीक ना, देखिए गोताखोर जब जाता है अंदर तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। ठीक, देखिए पानी के अंदर तक जाता है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है। देखिए अधिक गहराई तक हो जाएगा तो उसमें आपको ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है ना आपको ऑक्सीजन और हीलियम के साथ मिला के जाता है। ठीक, हीलियम के साथ मिला जाता है, लेकिन ये कम गहराई पर अगर जाता है तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मिला के जाता है। ठीक ना, अब देखिए अधिक गहराई पर जो हीलियम मिला के क्यों जाता है, देखिए अधिक गहराई पर जाएगा तो उस पर प्रेशर क्या होगा, अधिक पड़ेगा। ठीक ना, तो इसमें होता क्या है कि जो अधिक दाब अगर इस पर अगर प्रेशर पड़ रहा है अधिक, तो अधिक प्रेशर पर जो है ना ये हीलियम रक्त में जो है ना कम विलय होता है। ठीक ना, इसी कारण से इसका प्रयोग किया जाता है अधिक गोताखोर को अधिक गहरे तक जाने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्यों।
देखिए जलीय जंतु इसी कारण जीवित रहते हैं। देखिए जैसे कोई समुद्र तल है, ठीक नहीं, कोई देखिए पानी का तल है, इसमें क्या होता है कि ऊपर का परत जो है ना आपको बर्फ रहता है, ठीक ना, नीचे जो है ना आपको पानी का पानी ही रहता है, ठीक, नीचे जो है ना आपको बर्फ जमा हुआ नहीं रहता है, ठीक ना। ऐसा इस कारण से होता है कि देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना पानी का घनत्व क्या होता है आपको अधिकतम होता है, ठीक, तो अधिकतम होता है तो इसी कारण यहाँ पर जम जाता है, लेकिन त्वरित जो है ना आपको नीचे में यहाँ पर पानी ही रहता है, ठीक, तो पानी रहता है तो उसमें मछली आराम से जीवित रह जाता है, ठीक ना। पानी को तो ऑक्सीजन की जरूरत होता है, तो पानी से ही होता है, तो ये सांस ले ही लेता है तो ये जीवित ही रह जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी की घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिसमें कि बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रह ही जाता है, तो इसी कारण से उसी मछली जीवित रह जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है, देखिए इस में से कौन मछली, देखिए समुद्री कुकम्बर यानी समुद्री कुकम्बर की समुद्री खीरा होता है, ये मछली है नहीं, ये मछली नहीं है। ये समुद्री गाय, ये भी मछली नहीं है। समुद्री बाघ भी मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा जो है ये क्या है, एक प्रकार का मछली है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने के लिए किसका प्रयोग है। देखिए फोटोग्राफिक प्लेट में विकसित करने के लिए जो आपको इसमें प्रयोग होता है आपको सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक। तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो होता है ये किस लिए होता है, तो इसमें उपचायक की भांति होता है, यानी कि उपचायक के रूप में जो है ना आपको सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है। यानी कि कोई भी जैविक सिस्टम है, देखिए जैसे जैसे जैविक सिस्टम क्या हुआ, जैसे पाचन हो गया, इस समय जो है आपको रासायनिक क्रिया को तेज कौन करता है, ये काम जो है ना आपको ये एंजाइम करता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। जितना भी एंजाइम ये सभी प्रकार के क्या होता है, ये किसी प्रकार का ये क्या होता है आपको, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जितना भी एंजाइम है सभी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, ये इस सब में से कौन है जिसका उत्पत्ति है ना ये लीवर करता है, ठीक। देखिए लाइपेज नहीं करता है, सलेस्मा भी नहीं करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कौन कौन करता है, तो ये अमाशय करता है, तो ये यकृत नहीं होगा। यानी कि यूरिया जो होता है, यूरिया इसका निर्माण कौन करता है आपको, यकृत करता है, ठीक ना। यकृत इसमें करता क्या है कि देखिए अमोनिया जो होता है जहरीला पदार्थ, अमोनिया क्या होता है आपको ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक ना। यानी कि खतरनाक, ये अमोनिया जहरीला है, इस अमोनिया को जो इससे यूरिया में बदल देता है, ठीक ना। तो ये कौन काम करता है, तो ये लीवर करता है। इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है कैल्सीफेरोल। देखिए कैल्सीफेरोल से अस्थि रुग्णता होता है, हाँ ये सही है, यानी कि अस्थि रुग्णता होती है, हड्डी में कमजोरी हो जाता है कैल्सीफेरोल की कमी से, सही है ये, ठीक है। देखिए बी है नियासिन, नियासिन से पेलाग्रा या चर्मग्राह रोग होता है, हाँ ये भी सही है। सी है कि आपको कोबालामीन, कोबालामीन से कौन बीमारी होता है, देखिए इसमें दिया हुआ आपको संघातिक रक्तल्पता, यानी कि संघातिक रक्तल्पता, हाँ ये सही है, ये भी सही है। यानी कि कोबालिन की कमी से क्या होता है आपको संघातिक रक्तल्पता होता है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइबोफ्लेविन से बेरी होता है। देखिए राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं, राइबोफ्लेविन का विटामिन, देखिए रासायनिक नाम है आपको, देखिए किसका रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक ना। तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए राइबोफ्लेविन की कमी से जो आपको होता है ये किलोसिस नामक बीमारी होता है, ठीक है। कल का ही वीडियो में देखे थे कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा होता है, तो किलोसिस नामक बीमारी, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओष्ठविद्रण कहते हैं, ठीक ना। यानी कि होठ में ये बीमारी होता है, इसमें क्या होता है आपको होठ फट जाता है और कटा रहता है, इसका वजह से ओष्ठविद्रण कहता है। देखिए अब एक बेरी दिया हुआ है, तो बेरी देखिए किसके कारण होता है, तो ये बेरी जो होता है आपको विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक नहीं। जिसे हम रासायनिक नाम क्या आपको थायमिन है, विटामिन B1 का, ठीक। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि जो कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित यही तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही सुमेलित नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। इस समय से कौन सा अम्ल है जिसको जो हम बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग करते हैं। इस समय देखिए आपको टार्टरिक एसिड जो है इसका उपयोग क्या हम करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बेंजोइक एसिड जो है इसका यूज होता है आपको खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में, ठीक। अब देखिए लैक्टिक एसिड से दही जमाने में क्या होता है, दही जब जम जाता है, यानी कि दूध से जब दही बन जाता है, यानी कि दूध जब खट्टा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है आपको लैक्टिक एसिड होता है, ठीक। देखिए ऑक्जेलिक एसिड कहाँ रहता है, तो ये टमाटर में जो है ना आपको ऑक्जेलिक एसिड रहता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग, यानी कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका महत्वपूर्ण है, कि इसका भूमिका बहुत अधिक है, ठीक है ना। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है आपको, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER क्या हुआ, ER दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है आपको स्मूथ, एक होता है आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक।
देखिए रफ वाला जो होता है इसमें जो खुरदुरा होता है ये किसका अंश होता है, जिस पर जो आपको क्या रहता है, आपको इस पर राइबोसोम रहता है, ठीक नहीं, राइबोसोम रहता है, ठीक। तो ये क्या करता है आपको, ये रफ वाला ये आपको प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक ना। अब देखिए स्मूथ वाला जो है ये आपको लिपिड का संश्लेषण करता है, ठीक। तो ये लिपिड का संश्लेषण करेगा, ठीक। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा कोशिकाओं जो है ना आपको प्रोटीन संश्लेषण करेगा, तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करेगा, तो राइबोसोम करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है कि अंतः द्रव्य जलिका अंतः द्रवी जलिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम तो यही करता है, ठीक है ना, यही प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, ठीक ना। इस सब में से कौन सा उर्वरक है जो कि हम जो खाद है जिसका हम प्रयोग ज़्यादा खेत में करेंगे तो हमारा खेत कैसा हो जाएगा, तो ये मेरा खेत अम्लीय हो जाएगा, ठीक ना। ये कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपको अमोनियम सल्फेट, ठीक ना। अमोनियम सल्फेट जो हो जाएगा इसके यूज करने से क्या होगा, खेत में अम्लीयता बढ़ जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है आपको, इसका होता है आपको NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, ठीक। ये क्या करता है आपको मिट्टी में अम्लता को बढ़ा देता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा, देखिए कक्षों में जो परमाणु के जो कक्ष होता है वो आपको अब्बाउ सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्बाउ सिद्धांत, ठीक। देखिए अब्बाउ सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना आपको सर्वप्रथम जो है ये आपको निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्या जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। जब निम्न ऊर्जा स्तर को भर देगा तो ये ऊपर वाला ऊर्जा स्तर में देखे जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए कोई भी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक माना कि 8 है, ठीक। देखिए इसको भरने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए इसको, ठीक। देखिए सबसे पहले देखिए पहला हम जाएगा ऐसे, पहले निम्न स्तर में भर रहा है, ठीक। 4 1 2 3 4 है, ठीक। अब देखिए पुनः ये जो है ना आपको तब ये दोबारा भरेगा, ठीक, ठीक ना। तो ऐसे भरता है, ठीक नहीं, यही हो तो वह आपको अब्बाव का सिद्धांत, इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन जो कि खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, ठीक ना। कौन सा ऐसा विटामिन जो कि खट्टे फल में पाया जाएगा, ठीक ना, और ये चमड़ा को स्वस्थ रखेगा, तो ये आपको विटामिन सी है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन सी, ठीक ना। ये क्या होता है कि ये कैसा प्रकार का है, तो ये देखिए आपको जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक। ये क्या है आपको, तो जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, ठीक। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो क्या है, यानी क्या हुआ कि वायु से कांच में गया है, ठीक ना। वायु से कांच मतलब कि विरल से सघन में गया है, ठीक। यानी कि विरल से सघन में गया गया यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ठीक। इसे हम ये भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा क्या होगा आपको प्रभावित होता है, ठीक ना। इसमें देखिए तरंगदैर्घ्य और वेग जो है ना प्रकाश का बदल जाएगा, ठीक ना, लेकिन इसमें जो है ना आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। तरंगदैर्घ्य और वेग इसका बदल जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए आपको एक एसर्शन दिया हुआ यानी कि कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण भी दिया गया। देखिए कथन देखते हैं, कथन ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि घेंघा रोग क्या होता है आपको एक सामान्य बीमारी है, ठीक है। देखिए कथन हानिकारक का आर दिया हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। हाँ देखिए सही बात है, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण ही तो घेंघा रोग होता है। यानी क्या हुआ है कि देखिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के भोजन में जो है ना आयोडीन की मात्रा कमी हो जाती है, ठीक ना। इस कारण से उसे घेंघा हो जाता है, ठीक ना। घेंघा जो है ना सामान्य बीमारी उसमें लगभग आदमी में घेंघा रहता ही है, ठीक ना। तो ये क्या कह रहा है कि ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन जो है आर जो है आपको ए का व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ए वो आर दोनों सही है तथा आर जो है आपको एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है। देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन जो थायरोक्सिन होता है ये एक प्रकार क्या आपको, तो ये प्रकार का एक अमीनो अम्ल है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। और आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जो है आपको अगर हम कोई वीडियो डालें तो आप सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।